हाय, मिर्जा इंटरनेशनल, रेमंड लिमिटेड एंड आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, ये 3 ऐसे डिमर्जर्स हुए हैं जिन्हें हमने ट्रैक किया है एंड कवर किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हर एक इस तरह के कॉर्पोरेट एक्शन में अच्छी वैल्यू क्रिएट होती है? तो आंसर है नहीं, सिर्फ कुछ सेलेक्ट कॉर्पोरेट एक्शंस में ही वेल्थ क्रिएशन होता है। तो इस तरह के कॉर्पोरेट एक्शंस को हम फ्यूचर में भी डिस्कस करते रहेंगे एंड आज हम एक और अपकमिंग डिमर्जर को डिस्कस करने वाले हैं एंड ये भी फाइंड आउट करने वाले हैं कि आखिरकार वैल्यू अनलॉकिंग कितनी हो सकती है। फ्रेंड्स, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस होता है ये जनरली पेड मेंबर्स के साथ शेयर किया जाता है, लेकिन हमारे लिए पेड अनपेड मेंबर्स सब कुछ आप ही हैं एंड इसलिए इसके बदले में अगर आप अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप हमें एक लाइक दे सकते हैं, अपनी फीडबैक को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं एंड स्पेशली जो रेगुलर व्यूअर्स हैं एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, इस वीडियो को देख लें, अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दें। एंड फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। हम जिस बिजनेस के डीमर्जर को डिस्कस करने वाले हैं वो है टाटा मोटर्स। तो आज टाटा मोटर्स के टोटल वर्टिकल्स को देखें तो इसमें सबसे पहला आता है पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, देन आता है जगुआर लैंड रोवर ग्रुप जिसे JLR ग्रुप कहा जाता है एंड उसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस आता है। तो ये जो सारे सेगमेंट्स हैं इनमें से अगर हम फर्स्ट सेगमेंट की बात करें दैट इज पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, तो ये सेगमेंट इंडिया में 5.6% की कैगर से ग्रो कर रहा है जो कि लोअर साइड पर ग्रोथ है। लेकिन इस डेडिकेटेड सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली कंपनी यानी कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की ग्रोथ को देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि लास्ट के 10 सालों से इन्होंने अपने बिजनेस को 12% के कैगर से ग्रो किया है, लास्ट के 3 इयर्स में 20% के कैगर से एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 8% के CAGR से ग्रो हुआ है। लेकिन एक पॉइंट हमें यह समझना होगा कि मारुति सुजुकी का जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बेस है ये काफी बड़ा है एंड इतना बड़ा बेस होने के बावजूद भी अगर ये इस कैगर पर ग्रो कर पा रहे हैं तो ये काफी बड़ी बात है। तो ऐसे में टाटा मोटर्स के जो पैसेंजर व्हीकल्स का सेगमेंट है इसे किस तरह का वैल्यूएशन मिलना चाहिए वो भी ऑफ कोर्स आगे हम वीडियो में देख लेंगे। तो उसके बाद सेकंड सेगमेंट जो कि EV सेगमेंट है ये इनका सबसे हॉट सेगमेंट है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में 35% के ज्यादा के कैगर से ग्रो कर सकती है बाय 2032 एंड प्रेजेंटली ये 60% या उससे भी ज्यादा के कैगर पर ग्रो कर रही है। लेकिन टाटा मोटर्स के केस में देखें तो ये EV मार्केट में लीडरशिप पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं जिनका 55% ऑफ मार्केट शेयर है एंड इतनी बड़ी मार्केट के अंदर इतना बड़ा मार्केट शेयर होना ये काफी बड़ी बात है, इसलिए ये जो वर्टिकल है ये काफी हाई वैल्यूएशन डिजर्व करता है। देन आता है इनका जगुआर लैंड रोवर सेगमेंट जिसे JLR ग्रुप कहा जाता है जो कि एक ग्लोबल बिजनेस है लग्जरी कार्स का। तो यहां पर हुआ क्या था कि यूएस ने जो टैरिफ अनाउंस किए थे तो इन्होंने अप्रैल के बिगिनिंग में जो कार्स का एक्सपोर्ट होता था फ्रॉम यूके टू USA इनकी शिपमेंट्स पर रोक लगा दी थी, जिसे फर्दर अप्रैल एंड में रिकमेंस किया गया एंड 8 मई 2025 को यूएस एंड यूके गवर्नमेंट के बीच में ट्रेड डील हुई है। यहां पर यूके से होने वाले एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो ड्यूटी थी 27.5% इसे कम करके 10% कर दिया गया। तो ये ट्रेड डील JLR ग्रुप के लिए काफी बेनिफिशियल है क्योंकि JLR ग्रुप का एक बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू यूएस मार्केट से भी आता है। लेकिन एक पॉइंट जो हमें याद रखना होगा वो ये कि स्लोवाकिया से जो डिफेंडर एंड डिस्कवरी की सेल्स होती हैं दे आर स्टिल सब्जेक्ट टू 27.5% टैरिफ्स। इसके बाद एक और डेवलपमेंट रिसेंट में हुई है वो ये कि इंडिया एंड यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिससे इंडियन बायर्स को लग्जरी कार का एक्सेस ग्लोबल प्राइसेस पर मिलेगा। अभी इंडिया में क्या हुआ कि जो JLR ग्रुप है इसने ऑडी को आउट परफॉर्म किया है एंड थर्ड लार्जेस्ट लग्जरी कार मेकर बन गया है। यहां पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में JLR की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 40% की ग्रोथ देखी गई एंड ऑडी के कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ यूनिट्स बिके हैं JLR ग्रुप के ये भी हायर हैं। एंड एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि लास्ट के 10 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से JLR ग्रुप प्रॉफिटेबल रहा है एंड नेट डेट के टारगेट को भी अचीव कर पाया है। तो हुआ क्या है कि टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस में जो करेक्शन होना स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट तो इसलिए हुई थी क्योंकि ओवरऑल मार्केट में वीकनेस देखने को मिल रही थी, लेकिन करेक्शन जो ब्रूटल होना स्टार्ट हो गई थी उसका सबसे बड़ा कारण था टैरिफ्स एंड वो डस्ट काफी हद तक सेटल होती हुई दिख रही है बट 100% सेटल डाउन नहीं हुई है। तो ऐसे में जो JLR ग्रुप है ये भी अच्छी वैल्यूएशन डिजर्व करता है। तो उसके बाद आता है कमर्शियल व्हीकल्स का सेगमेंट। तो यहां पर अगर हम देखें तो लास्ट के 3 इयर्स में इन्होंने अपने मार्केट शेयर को लूज किया है जो कि फाइनेंशियली 23 में 41.7% हुआ करता था एंड आज हो गया 37.1%। बट इट डजंट मीन कि ये मार्केट शेयर इस तरह से लूज ही करते रहेंगे, ये ट्रेंड रुक सकता है या बदल सकता है क्योंकि डीमर्जर का एक ऑब्जेक्टिव इस बिजनेस पर फोकस करना भी है एंड इस बिजनेस को ग्रो करना भी है। बट ड्यू टू डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ मार्केट शेयर ये बिजनेस लो प्राइस टू अर्निंग डिजर्व करेगा। लेकिन यहां पर हम हाल ही की न्यूज देख सकते हैं, यहां पर टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट का कहना है कि वो फाइनेंशियल ईयर 26
2026 में काफी एग्रेसिव प्ले करने वाले हैं, स्पेशली अपने ईवी सेगमेंट में, क्योंकि कई सारे लॉन्चेस इस फाइनेंशियल ईयर में होने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं डीमर्जर का स्ट्रक्चर। तो जो फर्स्ट एंटिटी बनने वाली है उसमें रहने वाला है पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस, जिसमें नेक्सॉन, सफारी, अल्ट्रोज ये सब आते हैं। इसी एंटिटी में सेकंड बिजनेस होगा जेएलआर का, यानी कि जैगुआर लैंड रोवर का, एंड थर्ड बिजनेस होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस। एंड जो सेकंड एंटिटी बनेगी उसमें रहेगा कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस। तो वैल्यू कितनी अनलॉक हो सकती है या किस तरह से अनलॉक हो सकती है, इसे जानने से पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि डीमर्जर आखिरकार किया क्यों जाता है। तो पहला एंड सबसे बड़ा रीजन ये होता है किसी भी डीमर्जर के पीछे कि बिजनेस के अंदर कोई एक ऐसा वर्टिकल होता है जिसके चलते पूरे बिजनेस को ही काफी लो वैल्यूएशन मिल रही होती है। एग्जांपल के लिए मिर्जा इंटरनेशनल के अंदर टैनरी का एक ऐसा बिजनेस था जिसके चलते रेड टेप को भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में 3x कम वैल्यूएशन मिल रही थी। तो जैसे ही डीमर्जर हुआ उसके बाद रेड टेप की जब लिस्टिंग हुई वो हुई 48 के प्राइस टू अर्निंग पर, एंड उसके बाद क्योंकि स्टॉक प्राइस ने लगातार अपरन दिखाया था एंड वो प्राइस टू अर्निंग पहुंच चुका था अप टू 83, एंड आज भी इसे 46 का प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है। जबकि इससे पहले जब ये मिर्जा इंटरनेशनल का हिस्सा हुआ करते थे तो इन्हें 20 से 25 के अराउंड प्राइस टू अर्निंग मिलता था। दूसरा कारण ये होता है कि कई बार किसी कंपनी के अंदर एक या दो वर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि एकदम अलग सेक्टर या इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में इन सारे अलग अलग वर्टिकल्स को अलग मैनेजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि ये वर्टिकल्स एकदम अलग सेक्टर या इंडस्ट्री से बिलोंग करते होते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने एक रेमंड लिमिटेड की पुरानी प्रेजेंटेशन ओपन की है, एंड यहां पर हम देख सकते हैं कि किसी टाइम पर लाइफस्टाइल का बिजनेस भी था जो कि लास्ट ईयर ही डीमर्ज हो गया था, एंड जो रियल स्टेट एंड इंजीनियरिंग का बिजनेस बचा था उसे भी ऑलमोस्ट 10 डेज पहले ही डीमर्ज कर दिया गया है। एंड एक और बिजनेस होता था इनके पास एफएमसीजी का, एंड उस बिजनेस को इन्होंने बिल्कुल सेल ही कर दिया। तो इट मींस इनके बिजनेस के अंदर 4 ऐसे बिजनेस थे जो कि 4 डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करते थे, इसलिए इन सबको सेपरेट कर दिया गया है सो दैट सबको सेपरेट मैनेजमेंट मिले, सारे बिजनेस कंसर्न सेक्टर में अच्छा ग्रो कर पाए, जिससे सारी ही सेपरेट लिस्टेड कंपनीज को अच्छी वैल्यूएशन मिल पाए, एंड फाइनली इन्वेस्टर्स की वेल्थ ग्रो हो। तो टाटा मोटर्स के केस में मुझे फर्स्ट वाला सिनेरियो दिख रहा है। यहां पर कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस जो कि कंपैरेटिवली लेस लुक्रेटिव है, अगर इसे हम ईवी बिजनेस से कंपेयर करें या फिर जेएलआर ग्रुप के बिजनेस से कंपेयर करें या इवन की पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से कंपेयर करें, तो ये एक कारण हो सकता है कि इस कंपनी को इतना कम प्राइस टू अर्निंग मिल रहा हो। तो फर्स्ट एंटिटी जो बनने जा रही है इसके अंदर जो पैसेंजर व्हीकल्स का सेगमेंट है, तो इसको कितना प्राइस टू अर्निंग मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम पैसेंजर व्हीकल्स वाले वर्टिकल को मारुति सुजुकी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो मारुति सुजुकी को प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है 27.4 का, जबकि टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट और भी ज्यादा फास्टर पेस पर ग्रो कर सकता है, क्योंकि मारुति सुजुकी का बेस बड़ा है। एंड क्या होता है कि जिस बिजनेस का बेस छोटा होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा फास्टर पेस पर ग्रो कर सकता है। तो ऐसे में टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल्स वाला सेगमेंट जो है ये भी 30 के मल्टीपल्स के अराउंड प्राइस टू अर्निंग डिजर्व करता है, लेकिन कंजर्वेटिव सिनेरियो के लिए हम मान लेते हैं कि इसे सिर्फ 25 का प्राइस टू अर्निंग मिलेगा। मेरा जो सेकंड सेगमेंट है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इस तरह का हमारे पास कोई डेडिकेटेड लिस्टेड बिजनेस है नहीं। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक है, लेकिन इनकी जो प्रेजेंस है वो है इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, एंड इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हमेशा कम प्राइस टू अर्निंग डिजर्व करता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स, बट स्टिल इन्हें 78.8 के अराउंड प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है। तो ऐसे में इतना प्राइस टू अर्निंग टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस भी डिजर्व करता है, बट कंजर्वेटिव सिनेरियो के लिए हम मान लेते हैं कि इस बिजनेस को 50 का प्राइस टू अर्निंग मिलना चाहिए। वेयरएज अगर हम जेएलआर वाले बिजनेस की बात करें तो इस तरह का कोई भी लिस्टेड प्लेयर है नहीं जो खुद से मैन्युफैक्चरिंग भी करता हो, इसलिए ये बिजनेस भी हायर प्राइस टू अर्निंग डिजर्व करता है, समवेयर अराउंड 50। तो तीनों प्राइस टू अर्निंग को अगर हम मिला लें एंड एक एवरेज प्राइस टू अर्निंग निकालने की कोशिश करें तो वो बनता है समवेयर 42 का प्राइस टू अर्निंग। बट कंजर्वेटिव सिनेरियो के लिए हम इनके प्राइस टू अर्निंग को और डाउनग्रेड कर देते हैं एंड मान लेते हैं कि इन्हें सिर्फ 30 से 35 का प्राइस टू अर्निंग मिलेगा। तो प्रेजेंटली जो प्राइस टू अर्निंग है ये है 11.2 का, एंड एस्टिमेटेड प्राइस टू अर्निंग जो हमने निकाला है वो इससे 3x ज्यादा है। तो फर्स्ट एंटिटी के अंदर 3x तक प्राइस टू अर्निंग का एक्सपेंशन होना चाहिए या प्राइस टू अर्निंग का री-रेटिंग होना चाहिए। वेयरएज अगर हम सेकंड एंटिटी की बात करें जो कि कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है, तो इस तरह की कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड है वो है अशोका लीलैंड लिमिटेड, एंड इन्हें प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है 25.4 का, जबकि टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है इनकी पेनिट्रेशन मार्केट में ज्यादा है एज कंपेयर टू अशोक लीलैंड लिमिटेड। बट कंजर्वेटिव सिनेरियो के लिए हम मान लेते हैं कि कमर्शियल व्हीकल वाला जो सेगमेंट है उसे उतना ही प्राइस टू अर्निंग मिल पाएगा जितना आज मिल रहा है। इस केस में क्या होगा कि जो फर्स्ट लिस्टेड एंटिटी है
है वहां पर 3x का प्राइस टू अर्निंग में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है एंड यहां पर 1x का। तो दोनों बिजनेस को मिला दिया जाए तो ये 2x का प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंशन बनता है। लेकिन एक फैक्टर और है जिसे ऑफकोर्स हमें फैक्टर इन कर लेना चाहिए, वो ये कि आज मार्केट में करेक्शन के कारण सारे बिजनेस के स्टॉक प्राइस करेक्ट हो रखे हैं एंड प्राइस टू अर्निंग भी करेक्ट हो रखा है। तो मार्केट रिकवरी के साथ जो स्टॉक प्राइस में ग्रोथ होगी इससे भी प्राइस टू अर्निंग का एक्सपेंशन होगा। तो 2x वो हो गया जो कि हमने कंजर्वेटिवली निकाला है एंड मार्केट रिकवरी के कारण जो प्राइस टू अर्निंग में एक्सपेंशन होगा ये सेपरेट है। एक और कंपैरिजन जो हम करके देख सकते हैं वो करके हम देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से, जो कि इसी तरह के कुछ मिक्स बिजनेस में ऑपरेट करती है, जबकि कई सारे वर्टिकल्स इनके काफी डिफरेंट हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं तो हम फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट के साथ कंपैरिजन करके देख लेते हैं। यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रेवेन्यू जनरेट की है 1,60,000 करोड़ की एंड टाटा मोटर्स ने जो रेवेन्यू जनरेट की है वो की है 4,40,000 करोड़ के अप्रॉक्स। तो रेवेन्यू के मामले में टाटा मोटर्स की रेवेन्यू महिंद्रा एंड महिंद्रा से 2.5x से ज्यादा है। वेयरएज महिंद्रा एंड महिंद्रा के नेट प्रॉफिट्स देखें तो इन्होंने बनाया 14,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स एंड टाटा मोटर्स ने जो नेट प्रॉफिट्स बनाए हैं इन्होंने बनाया है 28,000 करोड़ के, जो कि सीधा सीधा 2x ज्यादा है। लेकिन वही अगर हम मार्केट कैप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की मार्केट कैप है 3,81,000 करोड़ एंड टाटा मोटर्स की मार्केट कैप है 2,64,000 करोड़। तो टाटा मोटर्स की सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स दोनों हायर होने के बावजूद भी मार्केट कैप कम इसलिए है क्योंकि इन्हें प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है 11.2 का एंड महिंद्रा को मिल रहा है प्राइस टू अर्निंग 29.5 का। तो इसी प्राइस टू अर्निंग को एक्सपेंड करने के लिए ये सारी कहानी हो रही है एज पर माई स्टडीज। तो आपके अकॉर्डिंग प्राइस टू अर्निंग में कितना एक्सपेंशन हो सकता है, 2x, 2.5x या उससे ज्यादा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करना जरूर कंसीडर करिएगा एंड इस तरह के इन्फॉर्मेटिव फ्यूचर में सेशंस के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।